नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका तहे दिल से धन्यवाद। यूपीपीसीएस आरओ में जीएस के सेशन से जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वो क्या थे? पॉलिटी के क्वेश्चन इससे पहले हो चुके हैं, हिस्ट्री के आज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या हैं या क्वेश्चन की क्या डिमांड है? पहला, ये दिल्ली डायनेस्टी से आया है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या होगा, जो पहले आए थे और उसके बाद में वो कैसे कैसे आते चले गए। तो सबसे पहले खिजर कहाँ, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह या फिर अलाउद्दीन आलम शाह, कौन पहले आया था, कौन उसके बाद में आया था? दिल्ली डायनेस्टी 1206 से लेके 1526 तक जब मुगल आए थे उससे पहले ये रहे थे। तो सबसे पहले संस्थापक रहे थे खिजर खान, यानी कि पहले नंबर पर एक मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, आलम शाह। ये कन्फर्म है कि चौथे नंबर पर था सबसे लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह, यानी कि चार कन्फर्म रूप से लास्ट में आएगा। तो एक और चार, यानी कि पहले पर एक सब में और चार, अब ये दोनों में आएगा, ये दो नहीं हो सकते। तो मोहम्मद शाह आएगा या मुबारक शाह आएगा, ये बताना आपको। तो मुबारक शाह खिजर खां का बेटा था, तो एक तीन, अब ये दो नंबर पर पहुंच जाएगा। तो एक तीन दो और चार, तो एक तीन दो और चार, ये ठीक है। दिल्ली डायनेस्टी से जो सैयद वंश था खिज्जर खां, जिसके क्या बोलते हैं वो रहे थे संस्थापक, और उसके बाद के ये कालक्रम में उनके बच्चों का या फिर लास्ट में कौन आया था उनका रूलर। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनके क्रम को व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। फर्रुखसियार, जादर शाह, बहादुर शाह या फिर मोहम्मद शाह। तो मैंने ये क्लास में भी याद करवा रखा कि कैसे याद किया जाए उत्तरकालीन जो मुगल शासक थे, जो पहले औरंगजेब के बाद में जो उसके बाद आए थे उत्तरकालीन, यानी कि वो 1857 क्रांति तक जो चली थे, वो कौन कौन से थे। तो यानी कि बहादुर शाह, जाओ से जादर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, फरुख सिहार, मोहम्मद शाह। अब देख लो, इनसे ही काम चल जाएगा। तो पहले आएगा बहादुर शाह, तो ये एक नंबर पर आएगा। दूसरे पर आएगा जहांदर शाह, तो जहांदर शाह कहाँ है, ये वाला, ये दूसरे नंबर पर। तो तीन और दो, जहां तीन और दो ठीक है वही ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। तो तीन दो एक और चार, तीन दो एक और चार, ये इनका क्रम रहेगा। हर चीज बता रखी है किस तरीके से, कौन सा पहले आया था कौन से बाद में आया था। जहां ट्रिक यूज किए अलाउ होनी चाहिए थी वहां पर कराइए, और बाकी फिर जो कैसे याद करा दिए गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाजन का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि जो वहां का समाज था वो किस प्रकार से उसका, यानी कि वो बटा हुआ था। तो सबसे नीचे होती थी ग्राम, उससे ऊपर होती थी, उससे ऊपर का जो होता था उनको बोलते थे विधि, और उससे ऊपर थे तुम्हारे, सबसे ऊपर होती थी भुक्ति, इसको प्रोवेंस बोलते थे, प्रांत। प्रोवेंस यानी कि ये प्रांत हुआ करते थे। तो पहले नंबर पर है भुक्ति, और उससे नीचे हुआ करते थे विषय, यानी कि भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम, और ग्राम सबसे नीचे वाला तबका हुआ करता था। तो भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम, अब कहाँ है ये वाला देखो। ग्राम से आप पता लगाते तो ग्राम तीनों में आ रहा था, वहां से बात नहीं बनती। ये
प्रोविंस के संदर्भ में जो पहली जो सबसे बड़ी हुआ करती थी वो भुक्ति थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है, ये सब हमने कराए हैं क्लास में, ये इसका ठीक है। अगला, रुद्रदर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही चुनिए। तो रुद्रदर्मा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र संतान थी। उसने दक्षिण भारत के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी सेना शासकों को पराजित किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो रुद्रदर्मा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी संतान स्वतंत्र संतान थी, लेकिन इसके बारे में पक्का नहीं है। लेकिन ये बात इसकी चौथी संतान नहीं थी, ये संतान शासक जो भी कुछ है, तो ये चौथी नहीं थी, स्वतंत्र रूप से चौथी नहीं थी। तो एक तो ये गलत है। उसने दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी की सेना को पराजित किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में ये ठीक बात है। जो दक्षिण भारत के जो अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, तो उसके बारे में बात की गई है, तो ये ठीक है। इसमें केवल एक ठीक है, ये सब कराए हैं। जब अपनी कॉपी खोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितने उसके अभियान थे, कहाँ कहाँ उसने किए थे, उत्तर भारत वाले, दक्षिण भारत के जितने भी अभियान थे सब कराए हुए हैं, तो ये ठीक है। नेक्स्ट, ये मुगल काल की बुक हैं, तो कौन सी किसने रचित की है? देखो ये पता सभी बच्चों की, तारिक ए फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी की बुक है। इसका तो मेरे हिसाब से लगभग सभी बच्चों को ये पता होनी चाहिए थी, ये तो कराई है। तो सी का 4 है, सी का 4। देखो एक तो यहां पर है और एक ही, मतलब ये नहीं हो सकते दो, ये तो गलत हो गए। यानी कि सी का है 4, एक तो सी यहाँ एक यहाँ है, तो ये नहीं हो सकते। एक फुतू उस सलातीन, ये अब्दुल मलिक जो ईसानी है, ये इसकी पुस्तक है, फुतूत ए सलातनी। ए का सेकंड, तो ए का सेकंड कहाँ ठीक है? अब ये होने चाहिए थे दो, अब ए का यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका ये ऑप्शन ठीक है। और फुतुआत ए फिरोज शाह, ये फिरोज शाह तुगलक की है, कई बार पढ़ाई हुई है। और खजैन उल फतू, ये नहीं जरूर बताई हमने बुक, तो ये अमीर खुसरो की बुक है। एक ये नहीं बताई और बाकी तीनों बताई हुए हैं। नेक्स्ट, मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। मिरात ए सिकंदरी जो पुस्तक थी, ये मुगल काल के संदर्भ में जो उनके व्यापारिक सिस्टम होते थे, तो व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन करती है मिरात ए सिकंदरी जो पुस्तक है, ये ठीक है। इसमें गुजरात के सुल्तान के महमूद ना, ये नहीं है, इसमें व्यापारिक मार्गों की बात की गई है, ये नहीं है इसमें, तो एक ठीक है, केवल दूसरा वाला। इसने गुजरात के सुल्तान ना, ये नहीं है, तो ये व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा से संबंधित थी। पंजाब के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य का विलय समाप्त होगा। ठीक बात है कि जब डलहौजी शासन में था, जब डलहौजी गवर्नर जनरल था, और सेकंड वाला जो आंग्ल सिख हुआ था उसमें, तो ये इसी डेट को खत्म हुआ था और इसी दिन घोषणा कर दी गई थी कि ये पंजाब का संपूर्ण विलय अंग्रेजी राज्य में किया जाएगा। दूसरा, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेशों पर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। ठीक बात है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई थी ना, ये गलत है, 5 लाख दी गई थी और उसको ब्रिटेन भेज दिया गया था, ब्रिटेन भेज दिया गया था 5 लाख की वार्षिक राशि देकर, और फिर बाद में शायद पेरिस में उसकी मृत्यु हो गई थी 1891 के आसपास। तो इसमें से, तो पंजाब विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यही गलत है और बाकी ये ठीक है, फिर तो ये इसका ऑप्शन ठीक है। बुरहान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अवध के स्वतंत्र संस्थापक थे, बिल्कुल ठीक बात है। और इसी टाइम पर जो किंग मेकर की भूमिका में हुआ करते थे सैयद बंधु,
तो सैयद बंधुओं के विरुद्ध इसने षड्यंत्र किया था, षड्यंत्र की बात की गई थी। तो ये दोनों ही ठीक है। अवध के स्वतंत्र राज्य के शहादत खान, ठीक बात है, इसने की थी स्थापना, और सैयद बंधुओं के विरुद्ध इसने षड्यंत्र में भाग लिया था। ये दोनों ही ठीक है। 1 और 2 दोनों ठीक हैं मेरे हिसाब से। यही क्वेश्चन जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो इसमें से कंफर्म रूप से ठीक है, ये मैंने बताई है। हाँ, ये नहीं बताई थी दूसरी वाला, ये आप कह सकते हैं कि भाई ये नहीं है, नहीं कराया है। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर, ये खा नहीं है, कहा गया है। तो अभिकथन ए, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो ठीक बात है, गांधी जी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था, हालांकि और भी लोग थे इसके साथ में। तो ये तो ठीक है, 1940 में स्टार्ट किया गया था सत्याग्रह। कारण, यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया था कि ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों को ठेस पहुंचे ना, ये ब्रिटेन के ठोस पहुंचाने के लिए ये नहीं आया था। ये गलत है क्वेश्चन, ये इसका कारण गलत है, ये इसलिए नहीं स्टार्ट हुआ था। आप देखना अपनी कॉपी, उसमें क्या लिखाया हुआ है। लेकिन ये है कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के आह्वान पर किया गया था, और उसमें इसके साथ में सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो ये ठीक है, कभी कथन ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ये ठीक है। नीचे दिए गए कथन, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ए, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसको द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से लेकर आए थे। तो ये दोनों ही बात ठीक हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जब बात दोनों एक ही चल रही हो तो यानी कि ए है या जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ये ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई थी, और जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर लेकर आए थे इंग्लैंड से भारतीय राजनीति में। अगला, विपिन चंद्र पाल गर्मपंथी, यानी कि 3 होते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो गर्मपंथी थे, वे ब्रह्म समाजी नेता थे तथा समाज सुधारक रहे थे। तो विपिन चंद्र पाल अपने शुरुआती दिनों में जब वो इस फील्ड में आए थे तो ब्रह्म समाजी थे और समाज सुधारक भी वो थे, ये ठीक है। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन उसने किया था। देखो, न्यू इंडिया 2 लोगों ने लिखी थी, एक एनी बेसेंट की थी और एक इसकी थी। ये साप्ताहिक थी, और एनी बेसेंट की जो थी बुक न्यू इंडिया, वो दैनिक थी। और ये कैसी है, ये साप्ताहिक है। तो ये दोनों ही ठीक है, ये 1 और 2 दोनों ठीक हैं। ये साप्ताहिक पत्रिका है जो विपिन चंद्र पाल ने की थी। यहाँ दैनिक होती तो फिर ये गलत हो जाता। ये की थी दैनिक वाली की है एनी बेसेंट ने, और प्रथम विदेशी महिला जिसने कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 कलकत्ता अधिवेशन की। तो 1 और 2 दोनों ठीक हैं। नीचे दिए गए कथन, ए को अभिकथन और ए दूसरे को आर कहा गया है। तो बताना, संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। हाँ ठीक है, जो संवाद कौमुदी जो साप्ताहिक पत्रिका थी उनका प्रकाशन राजा राममोहन राय ने किया था, और इसमें जो विधवा जला दी जाती थी उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी उसमें की गई है, और यह पुस्तक इसी से रिलेटेड है। तो ए ठीक है और आर ठीक है, और आर इसकी सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए दूसरे को आर दिया गया, दोनों बताने हैं। तो पहला, दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में अपने को तैयार किया था। ठीक बात है, लगभग लगभग 2 दशक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, और वहीं पर उन्होंने जो है किस प्रकार से आंदोलन का नेतृत्व किया जाए या किस प्रकार से उससे
उन्होंने वहां पर दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उनके लिए जितने भी कार्य किए थे, तो उससे ये लगने लग गया था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्होंने नेतृत्व को तैयार किया था, ये ठीक बात है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी के उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। देखो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी बात ना इतिहास की बुक में कहीं पर लिख रखी है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं था उसमें। ये ए ठीक है केवल, तो केवल ए सत्य है और आर असत्य है। उन्होंने तो वहां पर जो लोग रह रहे थे उनको बलिदान की बात थोड़ी की थी, वो तो उनकी सहायता के लिए वहां पर और संघर्ष कर रहे थे या फिर कोई आंदोलन कर रहे थे। तो जुझारू संघर्ष या फिर उनको बलिदान की बात उन्होंने नहीं कही थी, तो ए ठीक है और आर गलत है। अगला, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया और इसका दूसरा दौरा अक्टूबर 1923 से 13 अप्रैल 1930 तक चला। तो 2 बार साइमन कमीशन भारत आया और दूसरा दौरा देखो इसमें एक तो ठीक हो सकता है पहला वाला, कि पहली बार इसने 2 बार भारत का दौरा किया था। हालांकि जो साइमन कमीशन की जो हम बताते हैं कि 1900 गठित, तो वो 8 नवंबर 1927 को ही हो गया था। यानी कि जब 1919 के एक्ट को 10 साल बाद रिवाइज की बात की गई थी, यानी कि अंग्रेजों ने कहा था कि 1919 के एक्ट का हम 10 साल बाद रिवाइज करेंगे, और जो 10 साल बाद रिवीजन होना था उसी को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या भारतीय सांविधिक आयोग या फिर साइमन कमीशन की बात की गई थी ये। तो इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, दूसरी बार तो इसमें तो 1928 तक साइमन कमीशन है। ये दूसरा दौरा वाली जो बात है ये तो गलत है, और मेरे हिसाब से कोई नहीं, इसको फिर बताते हैं देख करके। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, 2 बार नहीं किया था, एक ही बार आया था, ये फरवरी 1928 में। तो ये भी गलत है, तो ये दोनों ही गलत है, ना तो एक सही है ना दो सही है। और इसके ऊपर में 100% कंफर्म ठीक नहीं लगता मुझे, फिर भी ये कंफर्म रूप से गलत है कि ये 1930 तक दूसरा दौरा इसने किया था, ये गलत है। पहले वाले के बताते हैं। अभी निम्नलिखित अधिनियमों में से उनका व्यवस्थित क्रम एवं नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें, ये आपको दे रखे हैं, और नीचे इनका कालक्रम सेट करना है कि भाई जो जब पहले आया था उसको पहले लगाना है, जो बाद में आया उसको बाद में लगाना है। तो लेक्स लॉकी अधिनियम ये 1850 में आया था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम, ये जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, बंगाल टेनेंसी अधिनियम जब आया था। और आयु की सहमति अधिनियम ये 1891 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये 1904 में आया था, जब तुम्हारा 1904 में जब बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन ने, तो उसी के समय में पर आया था। कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से और 1905 माना जाता है। आयु का सहमति अधिनियम, देखो ये आयु का जो सहमति अधिनियम है, इसी केस के ऊपर जो 1884 का रखमाबाई मुकदमा था। एक बार ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, मेरे हिसाब से शायद 22 में पूछा है, शायद 21 में पूछा है, या 20 का क्वेश्चन है। तो आयु का सहमति अधिनियम ये 1891 में जो आया था, ये अपडेट होकर के आया था। इससे पहले ये 1860 में भी आ चुका है। 1860 के एक्ट ऑफ कंसेंट एक्ट को रिवाइज करके 1891 में दिया गया था। तो इसी से संबंधित जो रखमाबाई मुकदमा है वो इसी से संबंधित था। ये 2020 यूपीएससी में आ चुका है। क्वेश्चन ये था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो रखमाबाई जो थी ये बाद में डॉक्टर भी रही थी, और रखमाबाई का केस ऐसा था, इनका बाल विवाह हो गया था, और जब इसका बाल विवाह हो गया था तो बाल विवाह की वजह से इसकी विदाई नहीं हो पाई, और बाद में जब इनकी एज ज्यादा हुई और जब इनके गोने की बात आई रखमाबाई के, तो इसने पति के पास जाने से मना कर दिया था, और इसके पति ने फिर हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली याचिका दायर की थी। और तो फिर इसी ग्राउंड पर रखमाबाई ने क्वीन ऑफ विक्टोरिया को पत्र लिख दिया था,
और क्वीन ऑफ विक्टोरिया ने उस पत्र को बाद में रिवर्स भारत में भेजा गया। तो इसी के ग्राउंड पर या इसी ग्राउंड पर 1891 का ईज ऑफ कंसेंट एक्ट या फिर सहवास व अधिनियम आया था। जो 1860 वाला अधिनियम था उसमें पुरुष के संपर्क में आने की महिला की आयु न्यूनतम 10 वर्ष हुआ करती थी, और बाद में जब इसको 1891 में रिवर्स अपडेट करके दिया गया था तो एक पुरुष के संपर्क में आने की महिला की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। तो उसी के ग्राउंड पर यह 1891 में दोबारा रिवर्स करके दिया गया था। तो आयु का सहमति अधिनियम या एज ऑफ कंसेंट एक्ट सहवास व अधिनियम। तो कौन सा ठीक है इसमें? पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ये ठीक है। तो 1 2 3 4। तो क्यों आया था रिवर्स होकर के, अपडेट होकर के? रखमाबाई मुकदमे के बाद। अगला, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। हैं? ये क्या कर दिया? देखो ये क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया। ये क्वेश्चन कहीं से उठा लिया, इसके ऑप्शन कहीं से उठा लिए ये। तो ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, कोई नहीं, टाइपिंग गलत हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप। ये ऑप्शन किसी दूसरे के दे दिए और ये साइमन कमीशन का क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं, गलत हो गया, छोड़ दीजिए इसको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए। ये कैसा आ गया इकोनॉमिक्स का? चल ठीक है, कोई ना करिए आप फिर भी। तो ये बैंकों के बारे में दिए गए हैं और इनकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं, ये बताना कौन सा ठीक है। तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। ये तो पता होना चाहिए आपको, 1894 में। और जहां बी का 4 ठीक है वहां पर जाइए, तो बी का 4 केवल एक ही जगह पर ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और बाकी फिर एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? पहले इंपीरियल बैंक हुआ करती थी 1921 में, फिर बाद में 55 में जब इसका नेशनलाइजेशन किया था तो फिर एसबीआई बनी थी वो, ठीक है। इलाहाबाद बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक और दी अलायंस बैंक ऑफ शिमला। अब बाकी देख लेना, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ पहले हो गया, सी का 2, सी का 2 1881 में, और फिर ये डी का फर्स्ट सी है, ठीक है भाई। ये नेशनलाइज नहीं, सॉरी, ये बैंकों की स्थापना से समय। तो गांधी इरविन समझौते, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित कथनों में से क्या सम्मिलित थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ठीक बात है, ये अभी बताएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता जब हुआ था, क्यों हुआ था वो? इससे पहले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो अंग्रेजों ने कहा था, इरविन ने कहा था, एक तो उसको उसके जो अध्यादेश थे या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सीडीएम को वापस लेना, ये ठीक बात है। यानी कि 2 नंबर कंफर्म रूप से ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये गांधी इरविन समझौते में प्राइम टारगेट हुआ था, तो ये ठीक है। और पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी के सुझाव की स्वीकृति, नहीं, ये नहीं हुई थी। पुलिस की ज्यादतियों की जो जांच थी उसमें गांधी जी ने डिनाई कर दिया था कि ये जांच नहीं होगी और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई होगी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। हाँ, ये सही बात थी। यानी कि सत्याग्रहियों की जब्त जायदाद की वापसी कर देंगे अगर तीसरे पक्ष को वो ना बेच दी गई हो, और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई होगी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। हालांकि इसमें भगत सिंह की रिहाई नहीं हुई थी, बाकी सब हो गई थी क्योंकि उन पर हिंसा का अभियोग था। तो एक तो जो सत्याग्रही थे उनकी जब्त जायदाद की वापसी कर देंगे अगर वो तीसरे पक्ष को ना बेच दी गई हो, एक बात तो ये। और दूसरा, इसी बात को लेकर के, और जो दूसरी बात ये थी कि गांधी जी ने जो पुलिस की ज्यादती थी यानी कि जो जांच होनी थी उसकी बात को डिनाई कर दिया था, और इन्हीं 2 बातों को लेकर के गांधी जी का विरोध किया गया था, काले झंडे दिखाए गए थे। और इसी को लेकर के कराची अधिवेशन में
विवाद हुआ था और कराची अधिवेशन जो कि भगत सिंह की फांसी के जस्ट 3-4 दिन बाद हुआ था, और जिस दिन मेरे हिसाब से जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी उसी दिन गांधी जी कराची के लिए जा रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बैठ करके जा रहे थे कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 में हुआ था, 26 मार्च 1931। और इससे 3 दिन पहले 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दी गई थी। तो एक तो तुम्हारा जो हिंसा के कैदी थे उनकी रिहाई नहीं होगी, और दूसरा पुलिस ज्यादतियों की मांग को गांधी जी ने डाय कर दिया था। तो इन्हीं दो बातों को लेकर के गांधी जी का विरोध किया गया था, और कराची अधिवेशन में विरोध इसका किया गया था। तो 3 गलत है, जहां जहां 3 गलत है उसको हटा दो। 3 यहाँ गलत है, ये गलत है, और ये गलत है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना ये प्राइम टारगेट था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश वापस लेना, इसी ऊपर ये हुआ था। और उन्हीं कैदियों की रिहाई होगी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ये ठीक है, 1, 2 और 4 ये ठीक है। नेक्स्ट, इतने ही थे ये 20-21 क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री सेशन से आए हुए थे। धन्यवाद।